हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो जो हमारी सीरीज चलती आ रही है टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसी सीरीज का एक अगला पार्ट होने वाला है। अब आज जो हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत थोड़ा घूमा हुआ सब्जेक्ट भी है। कुछ स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट काफी अच्छा लगता है क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट बटे हुए हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के। कुछ को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो कुछ को ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ही टफ लगता है। मैं टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। अब ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहो तो मुझे यहां जाकर के फॉलो कर सकते हो। आपका कोई डाउट है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो यहां जाकर के मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। अब मैं हर सीरीज में बार बार बता करके आप लोगों का टाइम भी खराब नहीं करूंगा कि मैं ये सारे क्वेश्चन कहां से लेकर आता हूं, कैसे बनाता हूं। आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब बता रखा है कि मैं ये क्वेश्चन कहां से ला रहा हूं, कैसे ला रहा हूं, कैसे मैच होते हैं, सब कुछ चीजें उसमें बता रखी है। अब बार बार बता के मैं आप लोगों का और मेरा दोनों का टाइम खराब नहीं करूंगा। बात करें पहले क्वेश्चन के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो एक्ट है, इस एक्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है स्थावर संपत्ति। भाई स्थावर संपत्ति क्या होता है, स्थावर संपत्ति के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन के सिद्धांत। प्रतिस्थापन के सिद्धांत के बारे में बताइए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लंबितवाद के सिद्धांत। ये दोनों ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। पहला तो है प्रतिस्थापन के सिद्धांत और दूसरा है लंबितवाद के सिद्धांत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है पूर्ववर्ती शर्त और पश्चातवर्ती शर्त। ये दोनों क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में भी आपको बताना है। पूर्ववर्ती शर्त और पश्चातवर्ती शर्त। और जो है अगला क्वेश्चन वो है सूचना। सूचना किसे कहते हैं, किसके सेंस में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेंस में सूचना को किसे कहते हैं। आपको ये आईटी एक्ट की तरह नहीं जाना है, दूसरे एक्ट की तरह नहीं जाना है। कोई भी टॉपिक किसी भी एक्ट में पूछा गया है, अगर किसी भी पेपर में आया तो उसमें उस पेपर से रिलेटेड उस टॉपिक को समझाना है। जैसे सूचना है, इसको आप आईटी एक्ट के रिलेटेड भी समझा सकते हो, इसमें भी समझा सकते हो। तो आपको जहां पूछा जाए उसके सेंस में, उससे रिलेवेंस में समझाना है आपको। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आ जाते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, एक पिछली वीडियो में कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। जिस तरह से यहाँ मैं आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते। क्योंकि जैसे एमपी के कुछ कॉलेजेस है और यूपी के कुछ कॉलेजेस है, उनमें क्या होता है कि उनमें ज्यादातर स्टूडेंट, मेरे वहां के जो स्टूडेंट है उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, जबकि सिचुएशन बेस्ड जो है क्वेश्चन आता है। तो वहां पर उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उन स्टूडेंट को मैं जो ये टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें आपको क्वेश्चन से ये तो पता चल जाता है कि किस टॉपिक से का ये क्वेश्चन है। तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा दोहरी संभावनाओं के नियम के बारे में पूछ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोहरी संभावना वाला नियम जो है आपको पूरा पढ़ लेना है। क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कैसा आपके वहां डायरेक्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन इस टॉपिक से जरूर आएगा। तो आपको इन क्वेश्चन को बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि कई स्टूडेंट में, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो भाई राजस्थान में तो जो यूनिवर्सिटीज है, 4-5 बड़ी बड़ी जो मेन यूनिवर्सिटीज है, उन सभी में तो डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन उठ जाता है। दिल्ली के अंदर जो है हिंदी मीडियम में, वहां पर भी क्वेश्चन इसी तरह से मिच हो जा रहा है। उसके बाद उत्तराखंड की साइड में भी हो जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो यूपी वाले स्टूडेंट, यूपी में कुछ के तो इसी तरीके से डायरेक्ट यूं का ही क्वेश्चन आ जाता है, कुछ के क्या होता है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो उनको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। इस क्वेश्चन में जो टॉपिक दे रखा है उसे अच्छे से पढ़ लो। तो भाई दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए, इसके बारे में बताइए। आ जाते हैं हमारे अगले तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निर्वाचन के सिद्धांत। सबसे ज्यादा आप मान लीजिए कि सिद्धांत के अंदर, अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर सिद्धांत के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है निर्वाचन के सिद्धांत। निर्वाचन के सिद्धांत भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको इस सिद्धांत के बारे में भी ध्यान रखना है कि निर्वाचन के सिद्धांत क्या होते हैं और इसके अपवादों की व्याख्या कीजिए। इसके कौन कौन से अपवाद है, इनके बारे में भी आपको बताना। ये वीडियो में थोड़ी सी लेट हो गया लाने में, इसी वजह से मैं इसमें इंग्लिश वाले वर्ड वगैरह वो सब भी नहीं ला पाया और इनको जो समझाना था वो भी नहीं समझा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाए और आप इनको अच्छे से पढ़ सको। बाकी दूसरी वीडियो में मैं इनके इंग्लिश क्वेश्चन भी लिख करके लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो निर्वाचन का सिद्धांत और इसके अपवादों के बारे में बताइए। दूसरा अगला चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो होने वाला है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण को समझाइए। यानी कि दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण ट्रांसफर को समझाइए, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण को यानी कि ट्रांसफर को समझाइए।
आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। बंधक की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले तो बंधक के बारे में बताना, बंधक की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व को बताइए और बंधक के विभिन्न प्रकारों को बताइए। अब बंधक वाले टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन उठता ही उठता है, तो आपको इस टॉपिक को सबसे अच्छे से कर लेना है। ये जो बंधक वाला टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आते ही है। या तो सिर्फ बंधक के बारे में पूछ लेता है, या इसकी परिभाषा के बारे में पूछ लेता है, इसके अपवादों के बारे में पूछ लेता है, सॉरी इसके आवश्यक तत्वों के बारे में पूछ लेता है, या इसके कितने प्रकार है, कितने प्रकार के बंधक हो सकते हैं, इनके बारे में पूछ लेता है। तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बार बंधक सदैव बंधक होता है। देखिए ये भी बंधक वाले टॉपिक से है, क्योंकि बंधक वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम से। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर देना। क्वेश्चन क्या है? एक बार बंधक सदैव बंधक है, इस कथन की निर्णित मामलों में प्रकाश से समीक्षा कीजिए। यानी कि इसके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज है, तीनों केस लॉज को आपको एक एक करके अच्छे से समझाना है। इस अगर ये लाइन आ जाती है तो, या बंधक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप उसमें उन केस लॉज में से किसी भी रिलेवेंट केस लॉज को आप डाल सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आ जाता है हमारे 7th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो बंधक वाला था वो सबसे ज्यादा था, और ये पट्टा वाला जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैसे कि पट्टा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो पट्टे की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व को बताइए, और पट्टे के पर्यावसान के विभिन्न आधारों की व्याख्या कीजिए। पट्टे से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। पट्टे वाले इससे टॉपिक से भी पट्टे से क्वेश्चन बन सकता है। या तो पट्टे के बारे में पूछ लेता है सीधे सीधे, या पट्टे और इसकी आवश्यकताओं के बारे में पूछ लेता है, और ट्रांसफर से रिलेटेड भी पूछ लेता है। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि पट्टा वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से करना, बंधक वाला भी अच्छे से करना, पट्टा वाला भी अच्छे से करना। अगली वीडियो में वैसे मैं आपको कोशिश करूंगा कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा समझा भी दूं एक बार मोटे मोटे। तो वैसे मैंने डीप में वीडियो तो हर सब्जेक्ट की लगभग लगभग बना रखी है, कुछ की बाकी रहेगी तो उनकी भी मैं बना दूंगा। लेकिन जो आपको टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के, किसी भी क्वेश्चन के जो पॉइंट है वो पॉइंट पॉइंट में आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं, ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाए। तो देखते हैं हो पाता है तो मैं वो कर दूंगा, और बाकी इंग्लिश में भी मैं अगली वीडियो से वापस लेके आ जाऊंगा। अगला है दान से क्या समझते हैं। दान वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दान से क्या तात्पर्य? भाई दान वाला मैंने आपको बताया भी था, शायद मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला है अभी तक, पर दान में यूं था कि जो ट्रांसफर हो रही है उसमें एक देने में और दान देने में क्या फर्क था, इनके बारे में भी हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। दान से क्या तात्पर्य? वैध दान के आवश्यक तत्व बताइए, और दान का निलंबन या प्रतिसरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। निलंबन या प्रतिसहरण। दान से क्या तात्पर्य? वैध दान के आवश्यक तत्व बताइए, और दान का निलंबन या प्रतिसरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, और अगर मान लीजिए कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लिखना। वैसे तो मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको पूरा ही एलएलबी के एग्जाम में कैसे आंसर लिखना होता है वो मैं आपको पूरा बोर्ड पे बता करके आपको बता दूंगा कि भाई कॉपी के अंदर कैसे आंसर लिखना होता है, कैसे पॉइंट लिखना होता है, कहाँ स्पेस छोड़ना होता है, कहाँ स्पेस नहीं छोड़ना होता है, केस क्लोज कितने लिखने होते हैं, कहाँ लिखने होते हैं, सारा ही एक अच्छे से वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी एक बार मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मान लीजिए दान के बारे में आ जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ऊपर की 4 से 5 लाइन में दान के बारे में लिखना है, या जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के उस वर्ड के बारे में लिखना है। जैसे पट्टे पे आ गया तो पट्टे के बारे में लिखना, दान आ गया तो दान के बारे में, बंधक आ गया तो बंधक के बारे में, जिससे भी पूछा जाता है उसके बारे में सबसे पहले तो 4-5 लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना, अगर उसकी परिभाषा दे रखी है एक्ट में कहीं, तो वो एक्ट में कौन से सेक्शन में दे रखी है वो सेक्शन लिखिए, उसकी परिभाषा अगर आपको याद है तो यूं की यूं लिख लेनी। उसके बाद अगर किसी विधिवेता ने उसकी परिभाषा दी है तो वो विधिवेता की परिभाषा भी आपको लिख देनी। उसके बाद अगर उसके कोई प्रकार है ऐसा कुछ है तो ठीक, नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करना, पहले उस चीज को पूरा समझा दिया, उसके बाद उसके प्रकार है तो आप इस तरह से बना करके उसके प्रकार बता सकते हो कि भाई उसके 2 प्रकार है, 3 प्रकार है, 4 प्रकार है, जितने भी है वो बता सकते हो। उसके बाद क्या करना, उसके बाद उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से है उसके बारे में बता देना। आवश्यक तत्व है तो आवश्यक तत्व के बारे में बताना। अगर उसके कोई अपवाद है और आवश्यक तत्व दोनों है तो पहले आवश्यक तत्व बताना, अपवाद को बाद में बताना है। ध्यान रहे, अगर उसके प्रकार है तो पहले प्रकार को बताना है, उसके आवश्यक तत्व है तो फिर आवश्यक तत्वों को भी बताना है। लेकिन अगर अपवाद भी है तो अपवाद को लास्ट में बताना। अगर आवश्यक तत्व या इनमें से कुछ है, आवश्यक तत्व में से है या उसके प्रकार है तो उनको पहले बताना है, अपवाद को लास्ट में बताना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यूं नहीं कि क्वेश्चन स्टार्ट किया पहले अपवाद लिख दिया और बाद में उस चीज के बारे में बता रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पर उसके क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के चलना है। जैसे क्वेश्चन कितने पार्ट में वो क्या पूछ रहा है उस चीज को भी लिखना है। जैसे पहले दान के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ आपने दान के बारे में लिख दिया था, उसके प्रकार वगैरह है तो उसके बारे में लिख दिया था। फिर जहां अगर दान के आवश्यक तत्व वगैरह नहीं दे रखे तो यहाँ पर नहीं लिखने, और यहाँ पर अगर पूछा है और आपको बताना है
तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इसके आवश्यक तत्व के बारे में बताइए। तो पहले फिर आपको आवश्यक तत्व के बारे में बताना, उसके बाद क्या पूछा कि दान का निलंबन या प्रतिसरण के बारे में पूछा गया। तो आपको यहाँ अलग से पॉइंट डालना है, दान का निलंबन या प्रतिसरण, उसके बाद एरो करके फिर आपको वो चीज स्टार्ट करनी है। अब कैसे लिखना है एक पूरा आंसर लिख करके मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको ओवरऑल हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया, दान से क्या तात्पर्य है, वेद दान के आवश्यक तत्व बताइए। अगला 9वां क्वेश्चन, सुखाधिकार। सुखाधिकार मैं समझा भी चुका हूं पहले भी, और ये तो यूट्यूब पे भी डाल रखा मैंने। सुखाधिकार को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या है, ये किस प्रकार से अर्जित किए जा सकते हैं। सुखाधिकार के बारे में आपको बताना है। सुखाधिकार से तो क्वेश्चन आ सकता है और ये आपकी डेली लाइफ में भी काम आ सकता है। सुखाधिकार मोटा मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए एक गांव में जमीन है, इसमें ये पूरी एक ही जमीन थी, इसके बाद में टुकड़े हुए। तो टुकड़े होने में क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की जमीन जो है वो यहाँ बीच में फंस गई, किसी व्यक्ति की जमीन यहाँ बीच में फंस गई। यहाँ पर भी किसी और की जमीन आ गई, यहाँ पर भी किसी और की जमीन, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ब्लॉक है। ये किसी और की जमीन आ गई और ये जो ए वाला है, इस ए वाले की जमीन बीच में फंस गई। तो अब ये वाला जो व्यक्ति है, ये इस रोड पे, यहाँ रोड जा रही मान लीजिए, या फिर यहाँ रोड जा रही है, तो इससे किसी भी रोड पर निकलने के लिए किसी खेत से होकर के जाना पड़ा है। तो अब वो कैसे जाएगा खेत से होकर के, और मान लो क्या उसे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मान लो ये 4 नंबर वाला व्यक्ति जो ये अपना खेत बेचना चाहता है, इनमें से कोई भी अपना खेत बेचना चाहता है, 4 8 और ये 2 और ये 6, इनमें से कोई खेत बेचना चाहता है, तो पहले खेत खरीदने का अधिकार किसको है। और ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, सुखाधिकार के अंदर। ये सारी चीजें भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनके बारे में लिखना हो सके तो एग्जाम्पल के साथ लिखिए, उदाहरण करके लिखिए, या किसी केस क्लोज के साथ लिखिए, तो आपको नंबर ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो 9वां इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा, सुखाधिकार को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या है ये समझाइए, और ये किस प्रकार अर्जित किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। आ जाते हैं हमारे 10th इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, अनुज्ञप्ति की परिभाषा दीजिए। अनुज्ञप्ति की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व बताइए, और अनुज्ञप्ति एवं सुखाधिकार तथा अनुज्ञप्ति एवं पट्टे में क्या अंतर है। ध्यान रहे, अनुज्ञप्ति अलग है और पट्टा अलग है, इनको मिक्स नहीं करना। अनुज्ञप्ति अलग है, पट्टा अलग है, सुखाधिकार अलग है। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताना है। सबसे पहले तो अनुज्ञप्ति के बारे में बताना है, और उसके बाद क्या करते हैं, इसके आवश्यक तत्व। देखो इस यहाँ पर भी आवश्यक तत्व आ गया। तो ज्यादातर आपको चीजों को ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में लिखिए, उसके प्रकार है तो प्रकार लिखिए, फिर आवश्यक तत्व लिखिए, उसके अपवाद है तो अपवाद लिखिए। उसके बाद अगर पहले अनुज्ञप्ति को या किसी भी टॉपिक को समझाया, तो उसके बाद अगर उस सेक्शन में उसकी परिभाषा दे रखी है इस एक्ट में, तो कहां दे रखी है वो बताइए। विधिवेताओं ने अगर परिभाषा दी है तो 2 विधिवेताओं की परिभाषा भी लिख दीजिए। अभी कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको एक वीडियो बना करके अलग से बता दूंगा। अगर आप चाहते हो वो वीडियो में जल्द से जल्द लेके आऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही ये बताइए कि ये टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे। आपके अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप वापस आकर के इस वीडियो पर जाकर के भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।